दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होते हैं। इस तरह के क्लिप वायरल करवाए जाते हैं, लेकिन पूरी फिल्म में एक देशभक्त ब्रिगेडियर को सन के और मुसलमानों से नफरत करने वाला दिखाया जाता है। एक ऐसी फिल्म जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है, भारतीय सेना को अत्याचारी और आतंकवादी को सिस्टम को सताया हुआ बताकर उसे मासूम भटका हुआ नौजवान बताता है, उससे नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में 5 अवार्ड दे दिए जाते हैं। भारतीय सेना को क्रूर दिखाने से लेकर होमोसेक्सुअल पर्सनालिटी दिखाने तक, उनके परिवार की महिलाओं को कैरेक्टरलेस दिखाने से लेकर बच्चों में सेना के खिलाफ नफरत भरने तक, हर वो तरीका जिससे भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ा जा सके, ये फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों के माध्यम से करते आए। लेकिन क्यों, आखिर क्यों ये फिल्म मेकर्स देश की सेना को बदनाम करने वाली फिल्में बनाते आए? आखिर क्या है ऐसी फिल्मों के बनाने के पीछे उनका एजेंडा, और कैसे चलाया जाता है फिल्मों के माध्यम से भारतीय सेना को बदनाम करने वाला प्रोपेगेंडा, और वो कौन सी फिल्में हैं और कौन है उन फिल्मों के निर्माण करता? आज की वीडियो में इन सारी सच्चाई को अनबॉक्स किया जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बात यहाँ पर उस भारतीय सेना की है जिनके दम पर आप और हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे। बॉलीवुड जिसने हमें देशभक्ति की बहुत सारी फिल्में दी है, वहीं पर कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए अपने ही देश की सेना को बदनाम करने वाली फिल्मों का निर्माण किया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई IC-814 को ही देख लीजिए। वेब सीरीज IC-814 1999 कंधार प्लेन हाईजैक पर बनाई गई थी, जिसे पाकिस्तान के ISI आतंकवादी संगठन ने उसामा बिन लादेन की मदद से अंजाम दिया था। लेकिन डायरेक्टर अनुभव चचा ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आर्ट की आड़ में पाकिस्तानी ISI आतंकवादी को न सिर्फ क्लीन चिट दे दिया, बल्कि उन्हें इतना ह्यूमनाइज करके दिखाया कि जैसे वो आतंकवादी नहीं बल्कि चांदी चौक के भटके नौजवान थे जो गलती से IC-814 पर चढ़ गए थे। रियल घटना की बात करें तो स्क्रीन पर दिख रहे 5 इस्लामिक महानुभावों ने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी थी, लेकिन अनुभव चचा की सीरीज में ये आतंकवादी क्रूर नहीं बल्कि स्ट्रीट दिखाए जाते हैं। ये वाला नहीं यार, ये वाला, हाँ ये वाला। और इनका नाम भी इस्लामिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, भोला और शंकर रखे जाते हैं। खैर, अब इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के पीछे अनुभव चचा जी का क्या अनुभव यानी कि क्या कारण हो सकता है, उसे आगे के चैप्टर में देखेंगे। अभी आप शौर फिल्म के इस क्लिप को देखिए। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। आपने देखा जावेद खान को, देखा जमील। कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। ये वीडियो क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल किए जाते हैं। अब जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है उन्हें तो यही लगेगा कि ये फिल्म बहुत ही बढ़िया होगी, लेकिन जब आप पूरी फिल्म को देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे इस फिल्म में एक इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर को न सिर्फ सनकी और मुसलमानों से नफरत करने वाला दिखाया जाता है, बल्कि एक ऐसे अहंकारी और घमंडी तानाशाह ग्रुप में इन्हें दिखाया जाता है जो बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों को मरवाता भी है। चल बता, क्या नाम है? मुस्ताक। हैं? जी मुस्ताक। अब्बू का दिया नाम है या बड़े मियाँ का? अब्बू का। अबे जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया। जी अब्बू का। चल बता, तेरे अड्डे कहाँ हैं? अड्डे तेरे। अब इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक की बात करें तो उनका नाम है समर खान। समर खान अपनी फिल्म बताते हैं कि कैसे ब्रिगेडियर प्रताप सिंह और उनकी सेना राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर कश्मीरी मुसलमानों को परेशान करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं और उनके बच्चों को मारते हैं। फिल्म के अंत में भले ही कोर्ट रूम के सीन में के मेनन के डायलॉग्स को बहुत हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अंत में समर खान ने यह साबित कर देते हैं कि कैप्टन जावेद सही है और ब्रिगेडियर प्रताप सिंह गलत। और इसी तरह एक फिल्म साल 2000 में आई थी, मिशन कश्मीर। आप सबको ये फिल्म याद भी होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विदु विनोद चोपड़ा जी ने। जी हाँ, ये वही फिल्म निर्माता और निर्देशक है जिन्होंने पीके और शिकारा जैसी मूवी बनाई। इस फिल्म में भी आर्ट के नाम पर यही बताया गया था कि आतंकवाद का कोई धर्म से लेना देना नहीं होता, वो तो सिर्फ सिस्टम और आर्मी और पुलिस के द्वारा सताए गए हुए लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जैसे कि फिल्म में ऋतिक रोशन यानी कि अल्ताफ निकल पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में चोपड़ा साहब सन 84 में सिख दंगों का जिम्मेदार हिंदुओं को बता दिया है। ये देखिए। तू नहीं समझेगा। क्यों? इस करके कि मैं सरदार हूं? नहीं, इस करके क्योंकि तू कश्मीरी नहीं है, तू बाहर से आया है। तूने नहीं देखा कैसे लाउड स्पीकरों से आजानों की जगह गालियां बरस रही थी? कश्मीरी पंडितों, अगर जिंदा रहना है तो कश्मीर छोड़ दो। और सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भाग रहे थे और मैं एक पुलिस वाला होकर ये सब देख रहा था। मैं समझ सकता हूँ अविनाश। नहीं, तुम कुछ नहीं समझ सकते। नहीं, मैं कभी भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे घर वाले तो है ही नहीं। सबको मार दिया गया एक ही दिन में, सन 84 दिल्ली में। मेरे बाप के गले में डाल कर चला दिया था। तुझे पता है किसने? एक हिंदू ने। मादरजात, किस किस से बदला लूं? बोल, मार दूं मैं तुझे भी। आई हिंदू। सोचिए कि जो 84 की सिख दंगे जग जाहिर है कि उसे कुछ पंजा छाप नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अंजाम दिया था, उससे अपनी फिल्मों के माध्यम से ये निर्देशक ये बताते हैं कि सरदारों को मारने वाले गुंडे नहीं बल्कि हिंदू थे।
और इसी तरह 2014 में आई हैदर फिल्म की इस क्लिप को देखिए। है और ना है ऑर्डर, जिसका लॉ है उसका ऑर्डर, नीड ऑन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर। अब ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हमें छोड़े पाकिस्तान। अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं। इस पार भी लेंगे, उस पार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। सोचिए कि जिस कश्मीर के लिए न जाने कितने भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दे दिया, उस कश्मीर को एक अलग मुल्क बनाने की बात न सिर्फ इस फिल्म में की जाती है, बल्कि भारतीय सेना को एक विलेन के तौर पर दिखाया जाता है। फिल्म में बताया जाता है कि कैसे भारतीय सेना और सिस्टम की वजह से एक आम कश्मीरी नौजवान, मुस्लिम आम कश्मीरी नौजवान आतंकवादी बनता है। लेकिन फिल्म मेकर के शब्दों में कहें तो आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में कश्मीर के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को शैतान का घर बताया जाता है। और ऐसी फिल्म को 2014 नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में 5 अवार्ड मिल जाते हैं। खैर, जब बात 8 के नंबर प्रोपेगेंडा चलाने की हो ही रही है तो राजी फिल्म को कैसे भूल सकते हैं। राजी फिल्म जो हरिंदर सिंह सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर बनाई गई थी और उसे बनाने वाले डायरेक्टर का नाम है मेघना गुलजार। लेकिन मेघना गुलजार अपनी इस फिल्म में न सिर्फ देशभक्ति की जगह हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लव स्टोरी को परोस देती हैं, बल्कि एक देशभक्त महिला जासूस सहमत को इतना लाचार और कमजोर दिखा देती हैं कि जैसे सहमत को एक हिंदुस्तानी होने पर पछतावा हो रहा हो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। खैर, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे फना, टाइगर, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, पठान। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें निर्देशक के पाकिस्तानी प्रेम को आप साफ साफ देख सकते हैं। और ऐसी फिल्म का नाम है मैं हूं ना। आप लोगों को ये फिल्म याद होगी, जिसे फराह खान ने बनाया था। ये फिल्म इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच एक मधुर संबंध को स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। और अगर आपको याद होगा तो इस फिल्म का जो विलेन था वो एक इंडियन आर्मी का जवान था, जिसका नाम फराह खान ने रखा था राघवन। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया उसे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि कुछ वेब सीरीज भी है जिसमें आर्मी को बदनाम करने वाले प्रोपेगेंडा को चलाया जाता है, जैसे कि ये कोड एम। इस वेब सीरीज में आर्मी ऑफिसर को न सिर्फ होमोसेक्सुअल बताया जाता है, बल्कि दलित और राजपूताना जातिवाद का कार्ड भी खेला जाता है। इस सीरीज में आर्ट के नाम पर यह बताया जाता है कि कैसे कर्नल सूरवीर चौहान अपनी राजपूताना शान को बचाने के लिए एक दलित आर्मी ऑफिसर को मरवा देता है, क्योंकि वो उसकी बेटी से प्यार करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एकतापुर की एक और वेब सीरीज आई थी जिसमें एक इंडियन आर्मी की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले उसे अपने पति की वर्दी पहनने के लिए कहती है। सोचिए कि कितनी घटिया मानसिकता के साथ इस वेब सीरीज को बनाया गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ये सारी बातें सामान्य लगेंगी, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये सब विदेशी ताकतों के इशारों पर पूरी प्लानिंग के साथ लिखे गए टूल किट के तहत होता है, जिसे फिल्मों के माध्यम से चलाया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सब फिल्म मेकर जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, क्या ये सब एंटी नेशनल है या फिर इसके पीछे का कुछ और कारण है? आइए समझते चैप्टर नंबर 2 में। देखिए, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स आपको मिल जाएंगे जो अपनी फिल्मों के माध्यम से रियलिटी कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा परोसते हैं। उनमें से एक नाम है अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा की आप जितनी भी फिल्में देखेंगे, ये सब में आपको इनकी विचारधारा के अनुसार इनका एजेंडा साफ दिखाई दे जाएगा। आर्टिकल 15 जो कि यूपी के बदायूं में हुए 2 दलित लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म की रियल घटना पर बनाई गई थी, जिसके अपराधी यादव कम्युनिटी से आते थे। लेकिन निर्देशक साहब ने बड़ी चालाकी से अपनी फिल्म में विलेन को ब्राह्मण बता दिया और दलित और ब्राह्मणवाद का कार्ड खेल दिया। उसके बाद मुल्क, भीड़, अफवाह और IC 814 में जो उन्होंने एक खास मजहब को लेकर अपना प्रेम दिखाया है, और वो क्यों दिखाया होगा वो आप इस वीडियो को देखने के बाद साफ साफ समझ सकते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जितना प्यार था उतना ही है, बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ है। मतलब जब मैं अलीगढ़ पढ़ने आया था 1982 दिसंबर में, तो बनारस में मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, मेरे दोस्तों में ऐसा जिक्र था कि जैसे पाकिस्तान जा रहा हूँ, और मुझे भी लगता था। और मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं बहुत खुदगर्जी से आया था यहाँ पे। और फिर जब यहाँ आया और फिर यहाँ मिला लोगों से, यहाँ दोस्तों से मिला, दोस्त बने, ऐसे ऐसे दोस्त बने कि आज सरमत भाई को मिला 30 साल बाद, मुजम्मिल को मिला, पता नहीं चले गए शायद लोग 30 साल बाद मिले, और बिल्कुल वैसे के वैसे मिले जैसे तब मिलते थे। इतना कुछ दिया इस यूनिवर्सिटी ने। ये जो सिंबलिज्म है ना, ये सिंबलिज्म है जो आपने टोपी दी मुझे, ये हमारी परंपरा है जो सिंबलिज्म से आई है। इसको लेके एक कुछ भी कहानी बनाई जा सकती है, इसको लेके मेरे बारे में 1000 बातें की जा सकती हैं, की जाएंगी, और मुझसे लड़ने को तैयार है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो जाहिल अनपढ़ लोग हैं। बात ऐसे होती है। और अनुभव सिन्हा की तरह एक बहुत बड़े निर्देशक जिनकी फिल्मों में आपको पाकिस्तानी प्रेम भर भर के दिखाई देगा, उनका नाम है कबीर खान। न्यूयॉर्क, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, 83, ये उनकी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें भाईजान का पाकिस्तानी मोहब्बत आपको साफ साफ देखने को मिल सकता है। खैर, कबीर खान की फिल्में इतनी पाकिस्तानी परस्तियों होती है, उसके बारे में मैंने पहले वाले इस सीरीज में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हिंदुस्तान का सिनेमा जिसका ये तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं, उसका पहला और दूसरा पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो देखने के बाद उसे भी जरूर देख लीजिएगा। और अब
हैदर फिल्म बनाने वाले निर्देशक विशाल भारद्वाज जी के इन विचारों को पढ़िए। इनके हिसाब से द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा फिल्में थी और इसलिए इन्होंने ये फिल्मों को नहीं देखा। और इनके हिसाब से भारत सरकार जो सीए का कानून लेकर आई थी, जिसमें पड़ोसी देशों से आने वाले प्रताड़ित हिंदू, जैन, सिख और पारसी समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान था, वो कानून इनके हिसाब से धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाला कानून था। तो आप सोच सकते हैं कि हैदर जैसी फिल्में जिसमें कश्मीर को एक आजाद मुल्क बताने की बात की जाती है, वो सोच कहां से निकली होगी। और अब बात करते हैं मैं हूं ना फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर फराह खान जी का। तो पहले आप लोग उनका ये इंटरव्यू सुनिए। This interaction to actually say that she did not want the villain of the film to be Muslim. She chose Khan as the name of the antagonist's right-hand man who realizes he was being misled all along and ends up choosing his country over terrorism. फराह खान ऑन मीडिया स्वीकार करती हैं कि वो अपनी फिल्म में विलेन किसी मुस्लिम को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस फिल्म के विलेन का नाम राघवन रख दिया था। और अगर आपको याद होगा तो इस फिल्म का जो नायक था यानी कि शाहरुख खान, उसका नाम उन्होंने राम रखा था। मतलब हीरो का नाम राम और विलेन का नाम राघवन, जो कि प्रभु श्री राम जी का ही एक नाम है। अब आप सोच सकते हैं कि इस नाम को रखने के पीछे उनकी क्या मानसिकता रही होगी। और अब 2 साल पहले ऋचा चड्ढा की इस ट्वीट को पढ़िए। 2 साल पहले ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हुए ट्विटर पर लिखा था कि गलवान सेज हाय। ऋचा चड्ढा का भारतीय सेना को लेकर नफरत भरे ये 2 शब्द यूं ही नहीं थे, क्योंकि ऋचा चड्ढा के पति का नाम है अली फजल। जी हाँ, वही अली फजल जिन्होंने मिर्जापुर सीरीज में नाम गुड्डू पंडित रखा था, लेकिन दबाकर मुर्गा मटन खाया था। खैर, इनके इस ट्वीट को पढ़िए जिसमें भाई ने लिखा है कि प्रोटेस्ट शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मजा आ रहा है। और ये उसी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं जो सीए को लेकर जबरदस्ती शाहीन बाग में किया गया था 4 महीने तक, जिसके बाद दिल्ली में 58 लोगों की जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऋचा चड्ढा में ये फर्जी सेकुलरिज्म का कीड़ा कहां से आता होगा। खैर, सो कॉल्ड सेकुलर लोगों की लिस्ट में एक और नाम है जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, उसका नाम है प्रकाश राज। ये वो कलाकार है जो फिल्मों में ज्यादातर विलेन की भूमिका में होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो क्या है वो आप लोग इनके बारे में ये न्यूज रिपोर्ट देखकर फैसला कर लीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। इनकी नजर में भारत हिंदू फांसीवादी देश है। ये चंद्रयान का मजाक भी बनाते हैं, सनातन को डेंगू और मलेरिया समझते हैं, रामलीला को बच्चों की ब्लू फिल्म समझते हैं और उस कन्हैया लाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहता है। ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल। और अब इनसे मिलिए विदु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन का मजाक बनाते हुए फिल्म बनाया था शिकारा। उनके विचार कश्मीरी और भारतीयों को लेकर क्या है वो आपको इस आर्टिकल से पता चल जाएगा, जिसमें मिशन कश्मीर के लेखक की एक किताब के हवाले से बताया गया कि कैसे चोपड़ा साहब का मानना है कि भारतीयों ने कश्मीरों को बर्बाद किया है। और इनकी जो धर्मपत्नी है अनुपमा चोपड़ा खुद को फिल्म समीक्षक बोलती हैं। इन्होंने तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रोपेगेंडा बताते हुए हिंदुओं के जनसंहार को इस सिरे से खारिज कर दिया था। खैर, बॉलीवुड में सिर्फ ऐसे लोग ही नहीं है जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खालिस्तान से भी प्यार है और वो अपना खालिस्तानी प्रेम और पाकिस्तानी प्रेम ये बोलकर दिखाते रहते हैं कि कलाकार और कला की कोई सीमा नहीं होती। पाकिस्तान, हाँ जी, जोरदार ताड़ियां भी ना। पंजाबियों के दिल च सारे लिए प्यार है, सारे दिल। ये सरहदा, ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ पंजाबी बोलने वाले या पंजाबी माँ बोली को प्यार करते हो, चाहे इधर रहते चाहे उधर रहते, साढ़े लिए सारे साझे हैं। खैर, इस देश में सभी को व्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी की आजादी है, सबको अपनी विचारधारा के अनुसार काम करने की आजादी है। लेकिन यही विचारधारा राजनीतिक विचारधारा में बदलकर पहले भी फिल्मों में कहानी का रूप ले लेता था और आज भी ले रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो बोल वो रहा है, लेकिन शब्द हमारे वाली कहानी है, जिसे बाहरी देशों के एजेंट भारत में बैठकर बुलवाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो भारत का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक भारतीय सेना मजबूती के साथ सीमा पर तैनात है। और भारतीय सेना मजबूती के साथ इसलिए खड़ी रहती है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा अपने परिवार वालों पर भरोसा होता है कि वो कभी उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। खैर, इस पर आप लोगों का क्या लगता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले भारतीय सेना को लेकर कश्मीरी मुसलमानों और बच्चों का ग्राउंड रियलिटी क्या है वो देख लीजिए। आर्मी वाले अंकलों से आपको डर नहीं लगता कि वर्दी में है? हमें उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं उनके साथ, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है उसका ये मुंह तोड़ जवाब है। ये छोटी बच्ची, इसको किसने सिखाया होगा? कितनी उम्र है बेटा? मेरी 12 इयर्स, 12 साल की ये बच्ची है और ये मुस्लिम लड़की है और ये इस बात को कह रही है कि मुझे आर्मी के साथ बहुत सेफ महसूस होता है। क्या बोलना चाहोगे जो हमारे डिफेंस के जो मतलब लोग हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? हाँ, वो रियल हीरोज़ है,
क्योंकि इट्स उनकी वजह से है कि जब वो बॉर्डर्स पे रात को रह पाते हैं तो हम सुख की नींद सोते हैं, हम आराम सुकून की नींद सो पाते हैं। सोचिए कि जिस कश्मीर में कभी सेना के ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी, उनके रास्ते रोके जाते थे, फिर भी सेना के जवान उन मुस्लिम कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए सदैव तैनात रहते थे और आज भी रहते हैं। उन सेना के जवानों को ये फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों के माध्यम से न सिर्फ एक विलेन के रूप में दिखाते हैं बल्कि आतंकवादियों को एक विक्टिम की तरह बताते हैं। और जब एक बड़ा कलाकार जिसे जनता अपना रोल मॉडल मानने लगती है, जब वो अपनी फिल्मों या फिर अपने बयानों से देश विरोधी ताकतों को हवा देता है तो इसका इम्पैक्ट देश और देश के लोगों पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसे फिल्मकारों को उनकी भाषा में जवाब दीजिए। वीडियो को अपने मित्रों और अपने परिवार वालों को शेयर कीजिए और हिंदुस्तान के सिनेमा की हकीकत से सबको अवगत कराइए। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।